अस्सलामुअलैकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमारे आज के शो के मेहमान बरतानिया के एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, साबिक मेंबर पार्लियामेंट। मज़दूरों के हकूक़ की बात हो, फ़लस्तीन की आज़ादी की या कश्मीरियों की जद्दोजहद की, आप इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर हर जगह आवाज़ उठाते हुए ही देखेंगे। हम बात कर रहे हैं गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की, जिनके पास आज हम आए हैं। आज का कुछ वक्त हम उनके साथ गुजारेंगे, जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है और सियासत पर वो क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। सर, आपका ताल्लुक़ फैसलाबाद के एक छोटे से गांव साइयां दी खुई से है। अपने बचपन के बारे में भी हमें बताएं, अपने गांव के बारे में आप हमें बताएं, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल साईं दी खुई के नज़दीक एक गांव है, चक नंबर 109 रोडा। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, इसलिए कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो 1947 में इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे और यहाँ पर उन्हें ज़मीनें जो हैं वो इस गांव में अलाट हुई थी। लेकिन चूँकि हमारे रिश्तेदार इस गांव में नहीं रहते थे, हमारे रिश्तेदार एक गांव है डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में, पीर महल के नज़दीक 331 गाहब सलीमपुर। तो वहाँ चूँकि हमारे रिश्तेदार थे, तो इसलिए जब मैं 4 साल का था, 5 साल का, तो फिर हम साईं दी खुई से सलीमपुर मुंतकिल हो गए। तो प्राइमरी स्कूल वहीं मैंने तालीम हासिल की और मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर तो कमरे भी नहीं थे स्कूल में, 4 दीवारी तो दूर की बात है। दरख्तों के नीचे गर्मी में टाटों पे बैठ के पढ़ते थे। और फिर 5 जमात जब पास की तो फिर उसके बाद हमारे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर जहां मिडल और हाई स्कूल थे, तो वहां 2 मील पैदल सफ़र करके वहां जाते थे और वहां से वापस आते थे। और भी बहुत से बच्चे हमारे गांव से वहां जाते थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में दाखिल हो गए। तो फिर मेरी मंगनी जो है वो मेरी कज़न के साथ स्कॉटलैंड में हो गई और फिर मैं 1976 में ग्लासगो चला गया। बरतानिया में जो वक्त आपने गुजारा उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, बड़ा पहली बात तो यह है कि जब मैं पाकिस्तान से वहाँ गया था तो मेरा तो ख्याल था कि जैसे दरख्तों पे वहाँ पैसे लगे होते हैं, उतारेंगे और 2-4 साल मेहनत करेंगे और वापस आके यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, ये सोच के वहाँ गए थे। ये तो उस वक़्त सोचा भी नहीं था कि सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारेंगे। तो वहाँ पर गए तो मेरे वालिद साहब एक काउंसिल के घर में रेंटेड फ्लैट में रहते थे और मेरा भाई भी वहाँ पर था और उनकी एक छोटी सी ग्रोसरी की दुकान थी। तो मेरी शादी हो गई और उसके बाद फिर मैंने उस दुकान में एज ए शेल्फ पैकर काम शुरू किया। अच्छा। लेकिन चूँकि मैं था, मेरा भाई था, बहन थी, तो उस शॉप की आमदनी से इतनी नहीं थी कि जैसे गुजारा हो सके। तो फिर मैंने मार्केटें लगानी शुरू कर दी।
जैसे जुम्मा बाज़ार नहीं यहाँ लगता, तो वहाँ मार्केटें लगती हैं वीकेंड पे, सैटरडे को, संडे को। तो आप अंदाज़ा कर लें कि शदीद सर्दी में जब बारिश पड़ रही है, वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, तो वहाँ पर हमने इंस्टॉल लगाना, वहाँ पर अपने कपड़े डिस्प्ले करने, फिर लोगों को जो है फ़रोख्त करने। तो फिर तकरीबन 1 साल मैंने मार्केटें लगाई। उसके बाद फिर दोबारा ग्रोसरी की दुकान पे काम शुरू किया। तो माशाल्लाह बाद में फिर ग्रोसरी की शॉप से बड़ी ग्रोसरी की दुकान ले ली। वहाँ से फिर आइडिया आया कि होलसेल का काम शुरू किया। तो मुझे जब मैं दुकान में था तो मुझे सप्लाई करते थे एग्स, एक कंपनी जो हमारे पाकिस्तानी थे। तो वो कंपनी जो थी वो उसकी बिज़नेस फेल हो गई, तो उसने कारोबार बंद कर दिया। तो फिर मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कि मैंने वो होलसेल अंडों का मैंने शुरू कर दिया। अच्छा। तो वहाँ फिर माशाल्लाह कैश एंड कैरी, और फिर अल्लाह ने मेहरबानी की कि बहुत बड़ा बिज़नेस माशाल्लाह। अब हमारी जो है टर्नओवर जो है तकरीबन 300 मिलियन पाउंड पर ईयर हमारी वहाँ पर टर्नओवर है। हमारे कैश एंड कैरी जो बिज़नेस है। तो फिर सियासत के लिए तो नहीं हुआ, ये कि उस वक़्त 1979 में आई थिंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा यहाँ अनाउंस कर दी। तो वहाँ पाकिस्तानियों में बहुत शदीद जज्बात पाए जाते थे कि ही डज़ नॉट डिज़र्व दिस। तो उसके लिए एक तहरीक और मूवमेंट वहाँ पर लोगों ने चलाई, उसमें मैं भी शामिल था। तो जब वो हम मूवमेंट चला रहे थे तो उस वक़्त स्कॉटलैंड में जिन लोगों ने ज़्यादा हमारी मदद की वो लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे, काउंसलर थे, ट्रेड यूनियन के लोग थे। तो उनसे एक ताल्लुक़ बन गया। और फिर मैंने, वैसे भी मेरे अपनी जो है मेरा अपना भी ताल्लुक़ एक वर्किंग क्लास फैमिली से है, तो मैं चाहता हूँ कि गरीब जो है उसकी हालत बेहतर होनी चाहिए। और लेबर पार्टी इक्वालिटी पे बिलीव करती थी, मिनॉरिटी राइट्स पे बिलीव करती थी। तो उनकी मैनिफेस्टो जो था उसको भी मैं बेहतर समझता था। तो फिर मैंने 1982 में लेबर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1982। हाँ, लेकिन जब मैं लेबर पार्टी में शामिल हुआ तो मेरा कतई ये इरादा नहीं था कि मैंने काउंसलर बनना है, मैंने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनना है। सिर्फ उनको सपोर्ट के लिए, आइडियालॉजी के उनको सपोर्ट करें। लेकिन फिर बस वो दोस्तों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ लो। सो देन देयर वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, ठीक है, पैसे बनाने हैं या पॉलिटिकल पावर जो है वो हासिल करनी है। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है अब कारोबार करना था जितना कर लिया। अच्छा। तो फिर 1992 में मैं ग्लासगो सिटी काउंसलर मुंतखब हुआ। फिर 1995 में मैं दोबारा ग्लासगो सिटी का काउंसलर मुंतखब हुआ। तो उसके बाद फिर 1997 में जनरल इलेक्शन होने थे। तो मैं बड़ा इस बात पे हैरान था कि बरतानिया में 2 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कारोबार भी हैं, हिंदू वहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वहाँ पर जो है जूश मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, अफ्रो कैरिबियन मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, और कोई मुसलमान ना हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर था ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर था। अच्छा। सो फिर मैंने कहा कि शायद आई वांट टू ब्रेक दिस बैरियर, लेट मी ट्राई इट। तो मैंने सोचा कि मैं अब पार्लियामेंट के लिए टिकट के लिए कंटेस्ट करूँगा। तो बरतानिया में ऐसे नहीं है कि लीडर पार्टी का टिकट देता है, ये तो पाकिस्तान में है। वहाँ तो पार्टी का जो लीडर है, जो पार्टी का चेयरमैन है, किसी को काउंसलर का टिकट भी नहीं दे सकता। जो वहाँ के जो मेंबर होते हैं वो उसको सिलेक्ट करते हैं कि किसको उन्होंने काउंसलर बनाना है, किसको मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट बनाना है, किसको सूबे का बनाना है, किसको नेशनल असेंबली का बनाना है। तो मैंने सोचा आई शुड ट्राई माय लक। तो मैं उस वक़्त फिर लोगों ने कहा कि भाई ये गलती कर रहे हो तुम, ये तो अभी अंग्रेज़ कैसे काले को वोट देगा। अच्छा। तो ये तो सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप जीतेंगे भी नहीं। हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग ये बातें कर रहे थे।
यहाँ 90% तो अंग्रेज़ हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही 4-5%। मैंने कोई पाकिस्तानियों की बुनियाद पे तो नहीं लड़ना इलेक्शन तो मैंने लेबर पार्टी पर लड़ना है और मास्टर से वोट लेना। तो अगर मैं ग्लासगो सिटी काउंसलर बन सकता हूँ तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं बन सकता। एक दलील जो मेरे हक में जाती थी वो ये थी कि जिस सीट पे मैं सिटी काउंसलर का इलेक्शन जीता था वो सीट 28 साल कंजर्वेटिव की सीट रही थी। तो पहली दफ़ा लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव को शिकस्त दे के लेबर की सीट जीती। तो मैंने कहा कि अगर मैं कंजर्वेटिव को हरा सकता हूँ तो ये तो कभी लेबर जीत जाती है, कभी एसएनपी जीत जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं। और दूसरा, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कैसे आप कहेंगे कि पाकिस्तानी को लोग वोट नहीं देंगे। तो माशाल्लाह मैं सिलेक्ट भी हो गया और 1997 में अल्लाह ताला ने मुझे बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ दिया। अमेजिंग। इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद वो कौन सी कुव्वत थी, कौन सी अट्रैक्शन थी जो आपको पाकिस्तान खींच के ले आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन से कहता हूँ कि बहुत दफ़ा लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान की सियासत में हैं, और ख़ास पर मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, क्योंकि जब वो एग्ज़ाइल में थी तो उस वक़्त मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ मैंने भी अपना हिस्सा डाला था। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि अब आप बरतानिया की पॉलिटिक्स से रिटायर हो रहे हैं तो आपका बेटा अब यहाँ पर आ जाएगा, तो अब ये सारे मामलात वो संभालेगा सियासत के, आप पाकिस्तान आ जाएं। ठीक है। तो मैंने तो बिल्कुल कहा कि नहीं बीबी, मैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं पाकिस्तान की सियासत में आऊँ। लेकिन वहाँ पर जब मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल में थे तो इनसे मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ बन गया। वैसे भी पाकिस्तान से जो लोग भी आते हैं मैं उनसे प्यार भी करता था, मोहब्बत भी करता था। मेरे मुल्क से लोग आए हैं, फिर मुश्किल में ख़ासकर जो लोग होते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो जब उन्होंने फिर यहाँ पर इलेक्शन जीता तो उन्होंने मुझे फिर उनकी वजह से मैं पाकिस्तान आया। आपने हलफ उठाने के बाद कहा था 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं और मेरा मकसद है, मेरा ये इरादा है कि ये बच्चे स्कूलों में जाएंगे, तालीम हासिल करेंगे। आप समझते हैं कि आपका वो मकसद पूरा हो गया? ना पहले दौरे हुकूमत में हुआ, ना इस दौर में हुआ। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी ट्रेजेडी है कि अब भी 23 मिलियन बच्चा स्कूलों में नहीं जाता। जो बच्चे स्कूलों में होना चाहिए वो लोगों के घरों में मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। तो मैंने अपने मुमताई कोशिश की थी 2013-14 में भी कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में ला सकते हैं, और यहाँ भी कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी हुकूमत के लिए और हमारे मुल्क के लिए, हमारी तमाम सियासी जमातों के लिए चैलेंज है कि हम इस मुल्क को अगर तरक्की देना चाहते हैं तो अगर 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जिन्होंने किताब भी नहीं पढ़ी होगी, स्कूल भी नहीं गया होगा, तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो इस पे तवज्जो हमें देना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी बड़ी सपोर्ट इसमें हासिल है, वो फंडिंग देने के लिए तैयार है। मुझे याद है कि जब गॉर्डन ब्राउन जो थे अपने एजुकेशन के नुमाइंदे थे यूनाइटेड नेशंस के, तो उनको यहाँ पर बुलाया, उन्होंने $500 मिलियन की ग्रांट्स जो हैं तालीम के लिए ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि जितनी आप इस वक्त दे रहे हैं जीडीपी का, अगर 2.5% दे रहे हैं, अगर आप 4% कर दें तो जितना आप बढ़ाएंगे उतना हम मैच करेंगे। आपकी देरीना ख्वाहिश थी कि सुबह पंजाब के लोगों को साफ़ पानी दिया जाए, समझते हैं? देखें, आप बड़ी याददाश्त आपकी बड़ी मजबूत है। ये बातें मैंने 2013 में भी की थी अपनी, जब मैं हलफ उठाने के बाद, और उसके बाद जब मैं गवर्नर बना था फिर भी की थी। हाँ, इसमें मुझे कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है। अब माशाल्लाह इसमें भी बड़ी मुश्किलात आई। मैं सच्ची बात है, ब्यूरोक्रेसी ने 1 साल वाटर अथॉरिटी नहीं बनने दी, फिर 1.5 साल एक
PC1 नहीं बनने दिया और बहुत चैलेंजेस थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब हमने, बोर्ड भी हमारा गैर सियासी है, हमारे जो चेयरमैन हैं पापा के वो चाइना से अपना बहुत बड़ा जॉब जो है छोड़ के डॉक्टर शकील साहब यहाँ आए हैं और हम 31 मार्च तक इंशाल्लाह 75 लाख लोगों को पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर देंगे और इतने ही लोगों को पानी हम अपने NGOs और हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनके ज़रिए प्रोवाइड कर देंगे। तो 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ़ पानी देने में हम इंशाल्लाह कामयाब हो गए। आपने रिसेंटली कैलिफोर्निया विज़िट किया। कैलिफोर्निया और पंजाब को आपने सिस्टर स्टेट्स करार दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया है। इस बारे में आप हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं। देखिए जी, चूँकि मैं बरतानिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, इस वजह से इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं और दूसरी ये भी बात है कि जब लोगों के पास मेरा CV जाता है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर बना, वहाँ पर एक सेलेक्ट कमेटी का 5 साल चेयरमैन जो है वो रहा, एनर्जी पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, पावर्टी पे वहाँ पे काम किया, तो एक फिर लोग जो हैं बात भी सुन लेते हैं, मानते भी हैं। तो माशाल्लाह आज से चंद माह पहले मैं गया था स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। मैं वहाँ के गवर्नर को मिला, डिप्टी गवर्नर को मिला, स्पीकर को मिला, एजुकेशन मिनिस्टर को मिला और मेरी मौजूदगी में वहाँ जो है ये रेजोल्यूशन मूव किया गया कि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को पंजाब प्रोविंस के साथ सिस्टर प्रोविंस बना दिया जाए, ये सिस्टर स्टेट बना दिया जाए। तो मुझे बड़ी इस बात पे बड़ा फ़ख्र भी है, खुशी भी हुई एज ए पाकिस्तानी कि जब स्पीकर ने एक्नॉलेज किया कि मैं गैलरी में बैठा हूँ तो तमाम जो मेंबर्स थे असेंबली के उन्होंने खड़े होके मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो इट वाज रियली, आई वाज फील वेरी हम्बल्ड, वेरी ऑनर्ड। और अब माशाल्लाह चंद महीने के बाद कल उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, हमारी मुखालफत में कोई वोट नहीं आया, 36 मेंबरान ने हमारे हक़ में वोट दिए। और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान के और स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया के दरमियान हेल्थ में काम होगा, एजुकेशन में काम होगा, IT में काम होगा, पानी पे काम होगा और इंशाल्लाह हमें इससे बहुत जो है बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इट इज़ ए वेरी गुड स्टेप फारवर्ड। और मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो ट्विनिंग होती हैं, हमने लाहौर को ग्लासगो के साथ ट्विन किया था, हमने लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल को ग्लासगो के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ट्विन किया था। तो आप देख लें कि हमारा आज जो हॉस्पिटल है लाहौर का, यकीनी तौर पर लोगों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें हमारे ही जो ट्रेनिंग है, हमारे डॉक्टर यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग है, सेटअप करते हैं, हेल्प करते हैं, उसकी वजह से वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूँ कि हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। उसके बाद रेस्क्यू 11, 22 की जो इतनी भी ट्रेनिंग हुई थी, जितनी भी इनको वहाँ पर, वो स्कॉटलैंड में हुई थी और उन्होंने इनको स्ट्रक्चर सेटअप करने में, इसको कामयाब अदादा बनाने में, उसमें भी स्कॉटलैंड का बहुत बड़ा रोल है। तो अब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। और मैं ये भी अपने सामीन जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया जो है, अगर वो इंडिपेंडेंट मुल्क हो तो वो दुनिया का 6ठा रिचेस्ट कंट्री बनता है। आपने कुछ अर्सा पहले उज़्बेकिस्तान दौरा किया, वहाँ पर पंजाब के ताउन से जो पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की संगे बुनियाद रखी गई है, उसके बारे में भी आप? जी, वहाँ पर मैं 2 दफ़ा गया हूँ, पहले गया था, फिर गया हूँ और वहाँ हम इंशाअल्लाह जो पंजाब की पहली वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वो बनेगी। और उसके साथ मैं आपको एक भी बयान कर चाहूँगा, नवागान का जो गवर्नर है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो नेटवर्किंग है, ये तलकात हैं, ये एक अहम रोल अदा करते हैं। दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। इसलिए मैं पाकिस्तान के सेंटर्स को और तमाम सियासी जमातों के MNAs को कहता हूँ कि भाई जब आप मुल्क से बाहर जाएं तो सिर्फ पाकिस्तानियों से मिलके और एम्बेसी से वापस ना आ जाएं। आप वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को मिलें, वहाँ आप लोकल गवर्नर्स को मिलें, उनके जो वज़राए आला हैं उनको मिलें, ताकि आपके ताल्लुकात जब स्ट्रेंथन होंगे तो उससे आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। तो वहाँ पर जब मैं पहली दफ़ा गया उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर जो गवर्नर हाउस है वो क्वाइट सेंटर ऑफ नवागान है। तो उसमें जो पार्क है उसके मिडल में उसने इन माई ऑनर परमानेंट पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। क्या बात है।
और उसके बाद इंडिया का एम्बेसडर वहाँ पर गया, उन्होंने कहा पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमारा भी लगाया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उस पार्क में सिर्फ एक मुल्क का दुनिया के झंडा है, वो पाकिस्तान का। क्या बात है। महंगाई ने तो गरीब आवाम की बात करेंगे कमर तोड़ के रख दी। पेट्रोल फिर से 12 रुपये जो इसमें इजाफा हुआ है, आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? देखें, असल बात यह है कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं, ज़ाहिर है कि दुनिया में उसका हम पे इफ़ेक्ट होना है। अब जो पेट्रोल है या क्रूड ऑयल है, अगर उसकी प्राइस $55 से $95 चली जाएगी तो ज़ाहिर है कि हम अपने मुल्क में तो प्रोड्यूस नहीं करते, ना पेट्रोल करते हैं ना ऑयल करते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूटी हम लगाते हैं वो कितनी है, ड्यूटी हमारी मिनिमम है। अब ड्यूटी तो ऑलमोस्ट नील कर दी हुकूमत, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं लोगों के लिए। हम समझते हैं कि लोगों को तकालीफ हैं, मुश्किल वक्त है, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से चीज़ें जो हैं शॉर्टेज हुई है और इसमें महंगाई जो है यकीनी तौर पर उससे लोग परेशान हैं। ख़ासकर जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त की रोटी, फिर सुई गैस का बिल देना, फिर बिजली का बिल देना, बच्चों की फ़ीसें अदा करनी। देखिए, गरीब आदमी के अपने मसाइल होते हैं, तो परेशान है। इस पर हुकूमत जो है इस पर पूरा फोकस इंशाल्लाह करेगी कि हम किस तरीके से लोगों को रिलीफ़ जो है वो दे सकते हैं। और सिलसिले में हमने रिलीफ़ ये दिया भी है कि तकरीबन हर फैमिली को हम हर 6 महीने के बाद जो निचली ब्रैकेट में आती है उसको हम 13,000 रुपया हर 6 महीने के बाद, मतलब यह है कि 26,000 रुपया हम जो है सालाना देंगे। उसके साथ अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए अलहदा स्कॉलरशिप है, अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके लिए अलहदा स्कॉलरशिप है। उसके अलावा अगले 6 महीनों के लिए जो कमज़ोर फैमिलीज़ हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं, उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस जो है लेने के लिए वो भी तकरीबन 1,000 रुपया महीने का, वो भी उनको एडेड बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी? देखें जी, हुकूमत ने और लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, फिर उसके बाद नून की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, और मैं समझता हूँ कि ये भी हमारा जमहूरी हक़ है कि हमने अपने 5 साल पूरे करें। और मुझे अभी तक तो कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि जिससे हम समझें कि हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा है। बैरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के जो किए गए इक़दाम हैं, उनके बारे में आप क्या कहना जी चाहेंगे? ये एक बहुत अहम इशू है, और आपको मालूम है कि मैंने स्टेटमेंट्स भी देता रहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो $30 बिलियन सालाना आपको भेजते हैं, जो कि तकरीबन $2.5 बिलियन माहाना रकम बनती है, जो हमारी मुआशी तरक्की में काम आती है। आप अंदाज़ा करें कि अगर $30 बिलियन ना आता तो हमारे मुल्क के मुआशी सूरत हाल क्या हो। और वो लोग सिर्फ हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम साथ इंसाफ हो। अगर हम मुल्क में ज़मीन है हमारी तो उस पर कोई कब्ज़ा ना करे, अगर घर है तो उस पर कब्ज़ा ना करे, अगर बिज़नेस लिया है तो उस पर कब्ज़ा ना करे। झूठी उन पे FIR करके उनको मुकदमे में उलझा के उनको अंदर ना कर दिया जाए, उनकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत हो, तो ये हर पाकिस्तानी का हक़ है। तो बदकिस्मती से हम उनको ये देने में कामयाब जो है वो नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम उनको ज़ीरो टॉलरेंस कर दें और उनकी ज़मीनों के कब्ज़े वगैरह फ़ारग कर दें, तो जो हम 30 बिलियन की बात कर रहे हैं ये साल में 40 बिलियन पे जा सकती है, कोई इशू नहीं है। ओवरसीज़ यहाँ तक पंजाब कमीशन का ताल्लुक है, ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और इसमें यकीनी तौर पर मैं ये तो नहीं कहता कि लोगों के सारे मसाइल हल हो गए, लेकिन कम से कम 50% लोगों को रिलीफ जो है कमीशन की वजह से ज़रूर मिला है। KP के बल्दियाती इलेक्शंस की बात हो जाए, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस में भी आपको लगता है कि हुकूमत को शिकस्त होगी? देखें, बल्दियात के जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, उसके जब एक जमात पॉपुलर जमात होती है तो उसमें फिर टिकट के ख्वाहिशमंद बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। जब टिकट के ख्वाहिशमंद ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर आपको फ़ैसला करना पड़ता है कि 4 कैंडिडेट हैं, उसमें किसको देना है। अगर आपको एक को दे देते हैं तो दूसरे 3 नाराज़ हो जाते हैं, वो तीसरे 3 या खुद खड़े हो जाते हैं या फिर पार्टी के कैंडिडेट को हराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फैक्टर था कि
दूसरा ये भी महंगाई भी फैक्टर यकीनी पर एक फैक्टर है। हम ये कहें कि अगर ये फैक्टर नहीं है तो ये हमारी जो है फिर बात कोई डिनायल वाली बात होगी। तो पंजाब में भी इंशाल्लाह मुकाबला जो है तहरीक इंसाफ करेगी। आप रिलीजियस टूरिज़्म कमेटी के भी हेड हैं, आपने चर्चेस की रेनोवेशन के लिए भी इतना काम किया है और भी इतने सारे जो काम आपने किए हैं मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लिए, उसके बारे में भी आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइए। देखें, जो मिनॉरिटीज़ हैं हमें उनके राइट्स पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारे फाउंडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जान ने फरमाया था कि अब पाकिस्तान बन गया है, यहाँ रहने वाले तमाम लोग इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि ज़ीरो टॉलरेंस हम अपनाएं उनके मुक़द्दस जो मकामात हैं उनके लिए। और ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, मैं समझता हूँ ये इमरान ख़ान का, हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है। इससे मिनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को और ख़ासकर सिख कम्युनिटी को बहुत अच्छा मैसेज गया है। और इसमें हमारा रिलीजियस टूरिज़्म कोविड-19 के बावजूद हज़ारों लोग जो हैं अब टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं। और मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि कम से कम देखें आप, टर्की का जो टूरिज़्म है तकरीबन $40 बिलियन है। और टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, जिस पे कास्ट भी कोई नहीं आती। बाहर से लोग आते हैं, डॉलर लेके आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, यहाँ से आपकी गुड्स ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते हैं और आपको पैसे दे के वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रमोट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कम अज़ कम अगर हम क्रिश्चियन टूरिज़्म की बात कर लें, हिंदू टूरिज़्म की बात कर लें, बुद्धिस्ट टूरिज़्म की बात कर लें, मुस्लिम टूरिज़्म की बात कर लें, तो $10 बिलियन से $15 बिलियन तक हम इस टूरिज़्म से इतने पैसे कमा सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मिनहाज यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सालगिरह का केक काटा। मैम, आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज थी? दोनों ही थे, पार्ट ऑफ बोथ। क्योंकि मैं पाकिस्तान आई थी व्हेन आई वाज 17 एंड सरवर साहब हमें एयरपोर्ट लेने आए थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 10 मिनट के बाद फैसला कर लिया था कि मेरे से शादी करनी है। अच्छा, ये बताइए कि चौधरी साहब आपसे रिवायती शौहरों की तरह डर के रहते हैं या बराबर रहता है ये रिलेशनशिप, या वो ज़्यादा डोमिनेंस में रहते हैं? मेरे ख्याल से ये है ना, वैसे एक मिथ है भी, एक जो मर्द है वो औरत से डरता है, मर्द कभी औरत से नहीं डरता है। उसको वैसे खुश रखने के लिए कह देता है भी मैं बीवी से डरता हूँ, मैं बीवी की मानता हूँ। क्योंकि जो मेरा गवर्नर साहब के साथ है, सुबह वो निकल जाते हैं घर से, शाम को आते हैं, तो मैंने वैसे उनसे पूछती हूँ हाउ इज़ योर डे बीन। वैसे नहीं मैंने कभी पूछा भी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन अ मैरिज। नहीं तो वरना वो जो छोटी छोटी बातों में सवाल करना, इट मेक्स अ रिलेशनशिप वीकर, बट इफ़ यू हैव अ ट्रस्ट देन इट स्ट्रेंथन्स दैट रिलेशनशिप। कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे या एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले एक जो मर्द होता है, अगर उसने कामयाबी हासिल करनी है तो सबसे बड़ा रोल उनकी माँ का होता है। क्योंकि माँ ने शुरू से उनको तमीज़ दिलवानी होती है भी आपने क्या करना क्या नहीं करना, औरत को कैसे ट्रीट करना, फैमिली लाइफ कैसे होनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक योर वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो जब उसके बाद बीवी की ज़िंदगी में आ जाता है तो मेरे ख्याल ज़्यादा यही होता है, एक औरत ही अपने आप को मोल्ड करके और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को बदल लेती है टू कीप हर हस्बैंड हैप्पी। क्योंकि मैं जब बाज़ दफ़ा अपने बचपन की बातें करती हूँ तो मुझे बाज़ दफ़ा लगता है एक ख्वाब है, वाकई वो मेरा बचपन है। क्योंकि जब से मेरी शादी हो गई, इट्स एवरीथिंग टू डू विद द गवर्नर, एवरीथिंग टू डू विद द चिल्ड्रन। तो एक औरत अपने आप को भूल जाती है, उसको पसंद क्या है क्या नहीं पसंद। उसकी कोशिश होती है मैं वो चीज़ बनाऊँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। उसके बाद उनके बच्चे आ जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ मिथ, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव द मैन
have the leading role and मेरे ख्याल से वो उसी के साथ एक खुशी होती है। मैम, चौधरी साहब की एक बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है, हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं। क्या अपने घर में भी इसी तरह ही होते हैं? गवर्नर साहब को बहुत कम गुस्सा आता है, अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा आता है, पर आता है 1-2 मिनट के लिए। एंड पाकिस्तान में जब से हम आए हैं अगर इनको गुस्सा आता है तो इसलिए बिकॉज ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड करके इनको लगता है बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कोई ना कोई वजह से नहीं होते हैं, जो है ना मुश्किलात आगे आ जाती हैं जिनकी वजह नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक इट डजंट मैटर इफ़ यूर अ ह्यूमैनिटेरियन और इफ़ यूर अ पॉलिटिशियन, जब कोई इंसानियत की बात आती है तो उस वक़्त जल्द से जल्द उसको फैसले को कर लेना चाहिए। बिकॉज मेन मकसद यही होता है टू मेक श्योर दैट वी रीच दोज पीपल जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने हमें चुना, दैट वी सर्व देम। तो आई थिंक इस वजह से उनको आ जाता है गुस्सा, नहीं तो ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड, केयरिंग। उनको ना कपड़ों का शौक़ है ना उनको खाना भी यही होना चाहिए। ही इज़ समवन हु वांट्स टू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। आपकी बात करें, आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत मुतहरिक नज़र आती हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। आप समझती हैं कि ख़वातीन को इन तमाम मूवमेंट्स, इन तमाम स्ट्रगल्स के बाद उनके बेसिक राइट्स मिल जाएंगे? असल में जो हमारे मुल्क में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है और दूसरे मुल्कों में भी जब हम जाते हैं तो लोग अक्सर यही सवाल करते हैं कि व्हेन देयर इज़ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कल्प्रेट होता है उसको सज़ा नहीं मिलती। कई साल वो गुजर जाते हैं, फिर वो पता नहीं क्या होता है इन कोर्ट्स में। वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट टू मेक श्योर दैट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन स्टॉप्स। क्योंकि अगर हमारे मुल्क में हम चाहते हैं हमारी बहनें माएँ बाहर निकलें, वो काम करें, दैन वी नीड टू मेक आवर स्ट्रीट सेफ, वी नीड टू मेक द वर्क प्लेस सेफ, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट whoever commits these crimes that they are punished। सर्वर फाउंडेशन के बारे में आप हमें बताइए कि ये फाउंडेशन बनाने का ख़याल आपको क्यों आया और किस किस्म के हकूक़ जो हैं ये माशरे में लोगों को दिलवाने में काम कर रही है? Sarwar Foundation was founded by Mohammed Sarwar, he's a patron, in 2004 जब हम उस वक़्त UK में रहते थे। He wanted to do something for the people of his country। तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से we stayed connected, क्योंकि हम इधर आते थे, फिर हॉस्पिटल को देखना, फिर making sure that we were reaching those people, deserving people। And then when we arrived in Pakistan in 2013, तो गवर्नर साहब ने देखा that most of the people that are admitted to hospital are due to waterborne diseases। फिर इन्होंने क्लीन वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके बाद then I started the mother and child health camps in rural areas because I feel that जो ज़िंदगी हमारी औरतों की in the city is very much different for the people that are living in the rural areas। They don't have access to proper education, to clean water, to job opportunities and health। तो इसीलिए I started हुनरगाह in rural areas, skill development। उसके बाद मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कैंप्स ताकि उनकी सेहत के हवाले से उनके लिए हम प्रोवाइड कर दें। दैन वी स्टार्टेड आई ऑपरेशंस, जो हमारे आई क्लिनिक्स होते हैं फॉर द कैटरेक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 500 रुपीज़ भी नहीं है, वो अपना आई टेस्ट करवा लें और ग्लासेस ले लें। एंड गिविंग समबडी अ पेयर ऑफ ग्लासेस हेल्प्स हिम लीड अ नॉर्मल लाइफ। लोगों के पास पैसे नहीं, वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा लें, बल्कि ऐसे एरियाज़ वहाँ एक आई टेस्ट करवाने के लिए फैसिलिटी नहीं है। So these are the fields that we are working in with Sarwar Foundation, and alhamdulillah we have so many other organizations that are working with us। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में आपने जितने भी अब तक इक़दामात लिए हैं वो सब लोग जानते हैं, आपकी फाउंडेशन से लेके और बहुत सारे लोगों के साथ, NGOs के साथ, लोगों के साथ। आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमें बताइए कि मज़ीद आने वाले वक्त में आप क्या क्या कुछ करने जा रही हैं। एक तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कैंप, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी भी ऐसे पॉकेट्स है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। उसके अलावा जो आई कैंप है उनके साथ हम वी विल कीप वर्किंग ऑन दैट। अभी जो हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया दैट इज़ सोलर पावर्ड वाटर पम्प। 70,000 में लग जाता है घर में,
एंड आवर मेन टारगेट इज़ टू रीच विडोज़, क्योंकि मैंने देखा जिस घर में मर्द नहीं होते वहाँ बहुत सारी उनके ख़िलाफ़ वायलेंस भी होती है, लोकल लोग भी अब्यूज़ करते हैं। अगर माँ घर पर नहीं है तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। अगर एक बेटी जाती है पानी लेने के लिए, एनीथिंग कैन हैपन। सो सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमारा प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड ओवर 600 डिज़र्विंग फैमिलीज़। इसको कंटिन्यू रखेंगे, हज़ारों के हिसाब से हम लगाना चाहते हैं। हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने इनवाइट किया, वो भी हमारे साथ मिले। और हमारी टारगेट है और गवर्नर साहब का ये विज़न है, व्हेन वी सेलिब्रेट 75 years of independence, we want to install 75,000 of these solar pumps. So this is our target. पूरा अल्लाह ताला ने करना, मेहनत हम कोशिश करेंगे, बस यही कर सकते हैं। गवर्नर साहब और मिसेस सरवर ने हमारे साथ शाम की चाय पी। आपके सियासी करियर की कामयाबी में आपकी बेगम का कितना हाथ है? देखें, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आप बिज़नेस में हों, आप प्रोफेशन में हों, आप सियासत में हों, तो जब तक फैमिली का तावन आपको हासिल नहीं होता, आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए कि आपको बहुत सारा वक्त, जब सियासत में है तो 7 days a week वर्क है, 18 घंटे आपको काम करना है। यू आर ओपन टू द पब्लिक, और पब्लिक जो है फिर आपको जब चाहे बुला ले, जब चाहे फंक्शन पे जाना पड़ता है, शादियों पे जाना पड़ता है, गमियों पे जाना पड़ता है, फिर मीटिंग्स में जाना पड़ता है। तो अगर आपकी बीवी और बच्चे जो हैं आपसे कोऑपरेटिव नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आप न कारोबार में न सियासत में कामयाब हो सकते हैं। आप दोनों यहाँ पर हैं पाकिस्तान, बच्चे आपके बाहर हैं, बच्चों की कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं आप दोनों? डेफिनेटली जी, आपको मालूम है कि जितना आप बच्चों से प्यार करते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन से आप अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उनके लिए, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। हम डेफिनेट तौर पर उनको मिस करते हैं, वो हमें मिस करते हैं। कभी कभी रात को वीडियो पे जब बात हो जाती है तो फिर पहला उनका क्वेश्चन रहता है, अबू व्हेन यू आर कमिंग, व्हाई यू आर नॉट कमिंग अबू। तो ये एक है, लेकिन मेरा तो ये था कि मैं बहुत मसरूफ़ था, दिन रात आप मसरूफ़ होते हैं तो इतना आपको महसूस नहीं होता। लेकिन परवीन के लिए, वाइफ के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो घर में उसने रहना होता था। लेकिन जब से 5 साल से जब से उसने सरवर फाउंडेशन का निज़ाम संभाला है तो वो मुझसे भी ज़्यादा बिजी है। आपने अपनी सैलरी डैम फंड के लिए मुख्तस कर दी हुई है, क्या कहेंगे, कब तक बन जाएगा ये डैम? मेरी सैलरी से तो नहीं बनने वाला। तो मैंने 1 साल की सैलरी जो है वो डैम को दी थी जी। और बाकी जितनी भी है सैलरी, वो मेरी जितनी भी होगी या हो रही है, ये सब चैरिटी को जाती है। जो मकसद लेके आप सियासत में आए थे, आप समझते हैं कि आपका वो मकसद पूरा हो गया है या पूरा हो जाएगा? देखिए, ख्वाहिशात तो इंसान की बहुत होती हैं जी। और इसी तरीके से मैं भी ये समझता था कि मैंने 40 साल अपनी ज़िंदगी के वेस्ट में गुजारे हैं। बिज़नेस का नॉलेज था, सिटी काउंसिल में काम किया, उसका नॉलेज था, स्कॉटिश फेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन रहा, पावर्टी पे काम किया, चिल्ड्रन इश्यूज़ पे काम किया, एनर्जी इश्यूज़ पे रिपोर्ट्स तैयार की, एल्डरली पीपल्स पे काम किया। तो एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस था। और मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे जो भी मेरी ख्वाहिशात थी वो सारी पूरी हो गई हैं, लेकिन ये है कि कम से कम 2-3 इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नर का रोल एग्जेक्टिव का तो नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ का मेरा रोल है। उसमें मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि मैंने जितने भी वाइस चांसलर लगाए हैं उनको मेरिट पे लगाया है। जितने केसेस मेरे पास आते हैं जो 5-5 साल 7 साल से पेंडिंग होते थे, केसेस वो पेंडिंग नहीं है, फ़ौरन उस पर स्पीडी जो है मैं फ़ैसले करता हूँ। और मोर इम्पोर्टेंटली पानी की जो मेरी विश है कि हर बंदे को, हर आदमी को मैं पीने का साफ़ पानी दे दूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मुझे ख्वाहिश जो है अपनी पूरी होती नज़र आती है। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। सपोजिटली हम बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है, अगर,
तो क्या आप पाकिस्तान में ही रहेंगे या आप यहाँ से मूव करना चाहेंगे? देखें, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी पूरी जो है वो पाकिस्तान के साथ कमिटेड है। मेरे पास इतने माशाल्लाह, मैं सियासत में ना भी हूँ तो हम हस्पताल चला रहे हैं, हम स्कूल चला रहे हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, हम चार्टी के ज़रिए लाखों लोगों को पीने का साफ़ पानी दे रहे हैं। तो ये तो मैं अपने जो हैं प्रोजेक्ट जो हैं उन पे भी जाना चाहूँ, हर रोज़ एक नए पे जाऊँ तो मेरे 365 डेज पूरे हो जाएंगे। चौधरी साहब, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी तमन्ना, कोई ऐसी चीज़ जो दिल में हो, आपको तड़पाती हो और आपके लिए वो एक हसरत बन गई हो, मुझे मिल जाए, पूरी हो जाए? देखिए, जहाँ तक तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, मैंने अल्लाह ताला से जो मांगा है अल्लाह ताला ने मुझे वो दिया है। कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आई। लेकिन एक हसरत मेरे दिल में ज़रूर है, वो पिछले दौर में भी थी, वो आज भी है, कि हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सके। गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जिसका कत्ल हो जाता है, औरत के साथ ज़्यादती हो जाती है, बच्चे अब्यूज़ हो जाते हैं, डाके पड़ते हैं, लोगों की ज़मीनों पे कमज़ोर लोगों के कब्ज़े हो जाते हैं। इंसाफ का सिस्टम हम इस मुल्क में अभी नहीं ला सके। अगर मेरी ज़िंदगी में लोगों को इंसाफ देना, फराहम करना सबसे बड़ी इबादत है। तो ये अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में गरीब के लिए, अमीर के लिए, ताकतवर के लिए, कमज़ोर के लिए कानून बराबर हो जाए और गरीब के साथ जो जुल्म इस मुल्क में होता है वो ना हो।